हेलो फ्रेंड, जीके फिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिकी से संबंधित है। यहाँ पर 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज है जिसे हम लोग कुछ पार्ट्स में इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ ही प्रत्येक प्रश्न के साथ कुछ अन्य प्रश्नों को भी बताने की कोशिश किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान किस तापमान पर समान होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक सिर्फ फार्मूला याद रखना है, जिसके माध्यम से आप हमेशा इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर केवल इस फार्मूला को आपको याद रखना है। यहाँ पर C से हो गया सेल्सियस एवं F से हो गया फ़ारेनहाइट। यहाँ पर प्रश्न है कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान किस तापमान पर समान होते हैं? मान लीजिए कि उसका मान x है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा x/100 बराबर x - 32/180। इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा, जबकि 2 से 9 बार कट जाएगा, अर्थात x/5 इक्वल टू x - 32/9 बच जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हल करने पर -40 डिग्री आ गया, अतः -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का मान समान होता है। आप इसे ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर से हमेशा चंद्रमा का केवल एक भाग ही क्यों दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण अवधि बराबर होती है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यह मून का पीक है, जबकि इसे मान लीजिए कि यह अर्थ का पीक है। मान लीजिए चंद्रमा का इस पार्ट को पृथ्वी से देख सकते हैं। प्रश्न है कि चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? आइए इसे समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोनों घूम रहा है। घूमने के बाद यह भाग जो है थोड़ा आगे चला जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी भी घूमते घूमते थोड़ा आगे चला जाता है। इस स्थिति में भी चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों का घूर्णन गति समान है। यदि इन दोनों में से किसी एक का घूर्णन गति अधिक हो तो ऐसी स्थिति में केवल एक भाग दिखाई नहीं दे सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी गर्म करके 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तब पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले पानी का आयतन घटता है, बाद में पानी का आयतन बढ़ता है। देखिए इस प्रकार के कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, परंतु इसके आंसर में काफी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर केवल इस भाग को याद करना है। यहाँ पर देखिए 0 से 10 डिग्री के रूप में वृद्धि हो रहा है। अगर 10 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जाएंगे तो इसका मान घटता है। 0 का स्थान पर आपको घटता हुआ लेना है, जबकि 10 डिग्री के स्थान पर आपको बढ़ता हुआ लेना है। अतः इसके आधार पर आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल से चलाए जाने वाले इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपीड़न से। डीजल से चलाए जाने वाले इंजन में संपीड़न के माध्यम से ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइक्रोम। विद्युत हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का इसलिए बनता है क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध एवं गलनांक काफी उच्च होता है। साथ ही नाइक्रोम 5 एम्पीयर तक की धारा बर्दाश्त कर सकता है। अतः इन कारणों की वजह से विद्युत हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खगोलीय दूरी की। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इसके बाद प्रकाश वर्ष का स्थान आता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इस मान को ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण काल अधिकतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंगल। ऑप्शन के अनुसार मंगल का परिभ्रमण काल सबसे अधिक है। यह सूर्य के चारों ओर घूमने में 687 डेज लगाता है, जबकि सबसे कम परिभ्रमण काल बुध का है। बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 डेज लगाता है। इसी प्रकार शुक्र जो है 225 डेज लगाता है, जबकि पृथ्वी 365 डेज लेता है। चलिए इसके अलावा कुछ अन्य ग्रह है जिसका परिभ्रमण काल समझते हैं। अतः इन सभी का परिभ्रमण काल जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखिए, ये सभी ग्रह का क्रम सूर्य के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्फ का टुकड़ा एक पानी के गिलास में तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर पानी का स्तर कैसा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्फ के पिघलने के बाद पानी का स्तर वैसा ही बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए
प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हिंदी में विद्युत लेपन कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, धातुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर विद्युत लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अचानक अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो गुरुत्व त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। गुरुत्व त्वरण को जी से डिनोट किया जाता है। जब पृथ्वी घूमते रहती है वैसी स्थिति में इसका मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, परंतु यदि पृथ्वी अचानक अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, ऐसी स्थिति में भूमध्य रेखा पर इसका मान बढ़ जाता है। बस आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है, जी का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान पृथ्वी के ऊपर जाने अथवा नीचे जाने पर घटता है, अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय किरणों को घटती हुई आवृत्ति के अनुसार सजाएं। देखिए इस प्रकार के दो प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ पे प्रश्न जो है आवृत्ति के अनुसार है, जबकि दूसरा प्रश्न इसके तरंगदैर्घ्य के अनुसार आता है। परंतु अक्सर इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर केवल आपको आवृत्ति के अनुसार इसको याद रखना है। यदि आप आवृत्ति के अनुसार याद करते हैं तो तरंगदैर्घ्य के अनुसार यदि प्रश्न आता है तो उसे आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनकी आवृत्ति कितनी होती है। सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरण की होती है, अतः पहले स्थान पर गामा किरण हो गए। इसके बाद सबसे अधिक आवृत्ति एक्स किरण की होती है, अतः सेकंड पोजीशन पर एक्स किरण है। इसी प्रकार थर्ड पोजीशन पर परावैंगनी किरण है। आपको चौथे नंबर पर याद रखना है दृश्य विकिरण। पांचवें स्थान पर अवरक्त किरणें हैं। छठे स्थान पर रेडियो तरंग है। इसके दो भाग हैं, एक लघु रेडियो तरंग है जबकि दूसरा दीर्घ रेडियो तरंग है। यदि ऑप्शन में लघु रहे तो उसे दीर्घ से पहले रखना है। यदि इन सभी का आवृत्ति आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इस प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय किरणों को घटती हुई आवृत्ति के अनुसार सजाना है। यहाँ पर सबसे अधिक गामा किरण की आवृत्ति है, अतः पहले स्थान पर गामा किरण होगा। इसके बाद एक्स किरण की आवृत्ति है। इसके बाद परावैंगनी किरण का स्थान आता है, जबकि सबसे अंत में अवरक्त किरण का स्थान आता है। यदि इसी प्रश्न को आवृत्ति के स्थान पर तरंगदैर्घ्य पूछ दे तो इसका आंसर 4312 हो जाएगा, क्योंकि जिस किरण का सबसे अधिक आवृत्ति होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यहाँ पर देखिए गामा किरण की सबसे अधिक आवृत्ति है, इसलिए गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। यहाँ पर रेडियो तरंग की सबसे कम आवृत्ति है, लेकिन रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। अतः इन सभी को अच्छे से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगावाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह 3.6 गुने 10⁹ जूल के बराबर होता है। एग्जाम में इस प्रश्न को 3 प्रकार से पूछा जाता है। आज हम लोग एक एक कर बारी बारी से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसे याद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 3.6 सभी ऑप्शन में मौजूद है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है 10 पावर के रूप में। इसका एक सिंपल ट्रिक है जिसके माध्यम से याद कर सकते हैं। आप यहाँ पर 3 और 6 को जोड़ दीजिए। 3 और 6 को जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछ सकता है। उस प्रश्न में रहेगा कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। आइए इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ होगा। इसी प्रकार को 3 प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा 1 मेगावाट घंटा बराबर, जबकि दूसरे प्रश्न में 1 किलोवाट घंटा दिया रहेगा। इस प्रश्न के ऑप्शन 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक में आपको 10⁻6 जूल दिया रहेगा, जबकि एक में आपको 10⁻³ किलो जूल दिया रहेगा। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर मोम के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। देखिए इसे प्रैक्टिकली रूप में भी आप समझ सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक मोम को ले लीजिए और उसके बाद उस मोम को जोर से दबाइए। इसके बाद आप देखेंगे कि उसके गलनांक बढ़ने लगेगा, अर्थात आप जिस स्थान पर उसे दबाएंगे वहां पर आपको मोम के गलनांक रूप को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका मान 4.2 गुने 10⁻³ जूल के बराबर होता है। यहाँ पर 3 को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। बस आपको इसका हाफ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय चालक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन एक अम्लीय चालक है। कॉन्स्टेंटन एक प्रकार की मिश्र धातु है जो तांबा और निकल का बना होता है। कॉन्स्टेंटन के अलावा एक और नाम याद रखिए, वह है मैग्नीन। एग्जाम में ऑप्शन में इन्हीं दोनों में से एक नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कई बार इसी प्रश्न को बढ़ते हुए क्रम में पूछेगा, जबकि कई बार इसे घटते हुए क्रम में पूछता है। यहाँ पर आपको कुछ धातु का विद्युत चालकता याद रखना है। जैसे सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, इसके बाद सोना का स्थान आता है, तीसरे स्थान पर तांबा है, चौथे स्थान पर एल्युमिनियम है, पांचवें स्थान पर लोहा है, छठे स्थान पर इस्पात है। यदि आप इन सभी का नाम याद रखते हैं तो आसानी से हल कर सकते हैं। यदि एग्जाम में ऑप्शन में सोना नहीं दिया रहेगा तो पहले स्थान पर चांदी होगा, जबकि दूसरे स्थान पर तांबा होगा। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे को ध्रुवित नहीं की जा सकती है। आपको सिंपल ट्रिक याद रखना है। यहाँ पर देखिए ध्रुवित का पहला अक्षर ध है और ध्वनि का भी पहला अक्षर ध है। बस आपको इस अक्षर से जोड़कर याद रखना है। ध्वनि तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ध्वनि तरंग से एक प्रश्न और बनते हैं। वह प्रश्न है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आपको याद रखना है कि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण को घटते हुए तरंग दैर्ध्य के अनुसार सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इस प्रकार के प्रश्न पहले भी हल कर चुके हैं। वहां पर यह प्रश्न आवृत्ति के अनुसार था। यदि आपको वह प्रश्न याद होगा तो इस प्रश्न को आसानी से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग की होती है, जबकि दूसरे स्थान पर औरक तरंगे, तीसरे स्थान पर दृश्य प्रकाश एवं चौथे स्थान पर एक्स किरणें आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी काला हरा। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, परंतु आंसर में कंफ्यूजन होता है। आइए इसे एक टिप्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, यदि प्रकाश एवं वस्तु का रंग एक है तो वह सेम कलर दिखाई देगा, परंतु यदि वस्तु का कलर यदि प्रकाश का कलर अलग है तो वह काला दिखाई देगा। आइए इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर झंडे के स्थान पर एक पीला कपड़ा को लेते हैं। यदि हरे प्रकाश में पीला कपड़ा को देखेंगे तो यह काला दिखाई देगा, लेकिन यदि यही कपड़ा हरा होता तो वह कपड़ा हरे प्रकाश में हरा दिखाई देता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 90 डिग्री। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में देते रहते हैं, परंतु हर एक बार एक जैसा प्रश्न नहीं रहते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न में प्रतिबिंब की संख्या 3 है। सिंपल आपको n के स्थान पर 3 रखना है और इसके बाद सोल्व करना है। यहाँ पर इसे हल करने के बाद 90 डिग्री आता है। इसी प्रकार एग्जाम में आपको 3 के स्थान पर 2 प्रतिबिंब दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको 3 के स्थान पर 2 रख के हल करना है। एग्जाम में इसे इतना लंबा हल नहीं करना है। आइए इसका शॉर्ट फॉर्म को देखते हैं। आपको शॉर्ट में याद रखना है कि 360 डिग्री बटा n+1, जहाँ पर n प्रतिबिंब की संख्या है। आइए इसे हल करते हैं। अतः इसका भी आंसर 90 डिग्री आता है। यहाँ पर आपको केवल प्रतिबिंब की संख्या रखना है। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखिए, इसके लिए दर्पण हमेशा समतल दर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश निम्न में से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। गतिशील विद्युत आवेश 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहला है विद्युत क्षेत्र, जबकि दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात यह दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक एम्पियर घंटा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा एम्पियर घंटा है। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। बल का मात्रक न्यूटन है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाल, नीला एवं हरा प्राथमिक रंग है। आइए इसे याद करने के सिंपल तरीका को समझते हैं। आपको एक त्रिभुज बनाना है, उसमें सबसे ऊपर रेड रखना है, उसके बाद ब्लू और इसके बाद ग्रीन रखना है। इन तीनों कलर को ही प्राथमिक रंग कहते हैं। यहाँ से दूसरा प्रश्न आता है द्वितीय कलर। द्वितीय कलर 3 है, वह है मेजेंटा, सियान एवं येलो। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि द्वितीय रंग किसे कहते हैं। द्वितीय रंग का निर्माण प्राथमिक रंग से होता है। यहाँ पर रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मेजेंटा प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो सियान प्राप्त होगा। सियान को मयूर अथवा रानी कलर भी कहते हैं। इसी प्रकार ग्रीन अथवा रेड को मिलाएंगे तो येलो प्राप्त होगा। बस इसे याद करने के लिए इसी क्रम में याद रखना है। यहाँ पर एक कलर और ध्यान में रखिए, वह है व्हाइट। अगर तीनों प्राथमिक कलर को मिला दें तो व्हाइट कलर प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार मेजेंटा और ग्रीन को मिलाने से व्हाइट प्राप्त होता है। बस आपको क्रॉस याद रखना है।
ब्लू और येलो को मिलाने से व्हाइट प्राप्त होता है। इसी प्रकार सियान और रेड को मिलाने से व्हाइट कलर प्राप्त होता है। अतः इन सभी को इसी क्रम में याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन से ए और बी दोनों। बिजली के हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक एवं प्रतिरोध उच्च होता है। अतः इन्हीं कारणों की वजह से बिजली के हीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह 5 एम्पीयर तक धारा बर्दाश्त कर सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।